उनकी कमाई होती है। आप कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या होम लोन के तौर पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पे करते हैं। आपका यही उधार जो आपके सिर पर बोझ है, वही अमीरों के लिए एक एसेट और पैसे कमाने का जरिया बन जाता है। चौथा, ये एक सच्चाई है कि अमीर आदमी कभी टैक्स पेयर नहीं होता। इस बुक का ये आइडिया सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पार्ट है। लेकिन क्या आपने कभी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड या पुअर डैड पढ़ी है? उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। एक पेपर पर क्रॉस इमेजिन कीजिए। इसका हर सेक्शन 4 तरह के लोगों को दिखाता है। यह है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय 40% टैक्स देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स जैसे कि डेंटिस्ट वगैरह 60% टैक्स देते हैं। वहीं बिजनेस ओनर्स करीब 20% टैक्स भरते हैं और इन्वेस्टर्स 0% टैक्स पे करते हैं। पूरी दुनिया में टैक्स लॉ लगभग सेम ही है। बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स कम टैक्स भरते हैं क्योंकि वो वही करते हैं जो गवर्नमेंट करवाना चाहती है। गवर्नमेंट बिजनेस और इन्वेस्टर्स को टैक्स इंसेंटिव देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको कोई टैक्स ब्रेक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस है जो अमेज़न की तरह हजारों जॉब्स प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट आपको बिग टैक्स ब्रेक्स ऑफर करेगी। तो शहर आपको बिग टैक्स ब्रेक्स ऑफर करेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनके शहर में भी अपना बिजनेस शुरू करें, क्योंकि आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट आपको ऑफिस खोलने के एवज में टैक्स में छूट देती है। तो देखा आपने, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टॉक ब्रोकर बनने की जरूरत नहीं है। रियल फाइनेंशियल एजुकेशन सिंपल है। अमीर बस इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वे पानी को इतना मैला कर देते हैं ताकि वो बेशुमार मछलियां पकड़ सकें। लाखों लोग जॉब करने के लिए पढ़ाई करते हैं, टैक्स पे करते हैं, घर खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से अमीर सारा पैसा अपनी जेबों में भर लेते हैं। तो अगर आपको इस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हिस्से से बाहर निकलना है, तो आपको गलतियां करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने एक्सपीरियंस से सीखो और याद रखो कि बिजनेस एक टीम वर्क है। आप ऐसे लोगों के साथ टीम बना सकते हो जिनके विजन आपसे मिलते हों। उन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सोचो जिन्होंने आज की सबसे सक्सेसफुल कंपनियां खड़ी की हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, वॉल्ट डिज्नी, रिचर्ड ब्रैंसन। इन सब में एक कॉमन बात है, इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद इनके पास ऐसी असली फाइनेंशियल एजुकेशन थी जिसके दम पर इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। आइए नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं रिटायरमेंट फंड्स। 1974 में रॉबर्ट कियोसाकी मरीन कॉर्प्स से डिस्चार्ज हुए। उन्होंने पूरे 9 साल मिलिट्री में सर्विस की थी। लेकिन पुअर डैड कियोसाकी के डिसीजन से खुश नहीं थे। उनका सपना था कि उनका बेटा मरीन कॉर्प्स में अगले 2 दशक तक जॉब करे और रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी बिताए। कियोसाकी की फैमिली में दोनों साइड में ऐसे रिश्तेदार थे जो सालों साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद बड़े आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे थे। कियोसाकी के 2 अंकल थे जो उनकी मां के साइड से थे और हवाई में फायर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। वो लोग 20 साल तक जॉब करने के बाद अब पेंशन लेते थे। उनके अंकल जो अभी 40 के ही थे, रिटायर होने के बाद भी उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी। वो अपने खाली टाइम में या तो फिशिंग करते या गोल्फ खेलने चले जाते। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि प्रेसिडेंट निक्सन ने यूएस डॉलर से गोल्ड का वैल्यू हटा दिया था और तभी से लोगों का पैसा अमीरों के पास जाने लगा था। 1974 में, उसी साल जब कियोसाकी ने मरीन कॉर्प्स छोड़ा, तो यूएस गवर्नमेंट ने एरिसा यानी कि एम्प्लॉयज रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटीज एक्ट लागू किया। इसका मकसद एम्प्लॉय की पेंशन को सुरक्षित करना था। इसके 4 साल बाद एक और रिटायरमेंट प्रोग्राम 401k लागू किया गया। एरिसा और 401k के साथ प्रॉब्लम यह थी कि यह ऑटोमेटिकली उन आम आदमियों और औरतों को चुन लेता है जिन्हें इन्वेस्टर बनने का कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। जिस पैसे के लिए वो हर महीने और हर साल मेहनत करते थे, वो काट पीट कर रिटायर फंड में जमा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स लोगों के करोड़ों रुपए कलेक्ट करते हैं और